नमस्कार दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल का जो कोर्स है ये देखो स्टार्ट होगा 8 जून से। लेकिन इससे पहले कि हम कोर्स की अनाउंसमेंट से संबंधित डिटेल्स को डिस्कस करें, हम ये जान लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल लेने के क्या बेनिफिट हो सकते हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं। अगर देखो ऑप्शनल के फ़ायदे नुकसान के बारे में आपको पता लग जाएगा तो जो लोग अभी कन्फ्यूजन में हैं उन्हें PSIR ऑप्शनल लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, वो अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। फ़ायदों की बात पहले करते हैं। सबसे पहला फ़ायदा देखो ये है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का बहुत सारा सिलेबस GS के साथ मैच होता है। इसका फ़ायदा देखो आपको एग्ज़ाम की हर एक स्टेज पर मिलता है। एग्जाम्पल के साथ बात करें, वैसे तो देखो ऑलमोस्ट पूरी पॉलिटी और हिस्ट्री के काफ़ी सारे टॉपिक्स PSIR से कवर होते हैं, लेकिन जब हम PSIR में ये टॉपिक्स डिस्कस करते हैं तो मेंस पर्सपेक्टिव पर ज़्यादा फोकस होता है। तो अगर यूँ कहें कि पूरी पॉलिटी आपकी अपने आप से कवर हो जाएगी अगर आप PSIR ऑप्शन लेते हो, या फिर पूरी मॉडर्न इंडिया आपकी कवर हो जाएगी, तो ये तो देखो अतिशयोक्ति होगी, एग्जेजरेशन होगा, क्योंकि फोकस मेंस पर्सपेक्टिव पर होता है। लेकिन हाँ, रियलिस्टिकली बात करें, पिछले 4 से 5 सालों में UPSC इस प्रकार के काफ़ी क्वेश्चंस पूछने लगी है, जैसे राइट्स क्या हैं, लिबर्टी क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरलिज्म से संबंधित क्वेश्चंस, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहे। तो UPSC प्रीलिम में पॉलिटी से संबंधित ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछने लगी है ना, इनको सोल्व करने में काफ़ी आपको आसानी होगी अगर आपका PSIR ऑप्शनल है। इवन देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और PSIR में बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कवर हो जाती हैं। मेंस की बात करें, मेंस में तो बहुत फ़ायदा होता है। जैसे पेपर 1 में सोसाइटी के टॉपिक्स हैं, सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, ये कवर होते हैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में। हिस्ट्री की बात करें, वर्ल्ड हिस्ट्री के काफ़ी टॉपिक्स कवर होते हैं, जैसे कोल्ड वार। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप सिलेबस मैच करोगे तो म्यूचुअल सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है PSIR और GS में। पेपर 2 तो ऑलमोस्ट सारा ही कवर होता है PSIR से। सिक्योरिटी में भी जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, तो जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस डिस्कस करते हैं, इंडिया चाइना, इंडिया भूटान, इंडिया नेपाल, हम बॉर्डर डिस्प्यूट्स की भी बात करते हैं। और GS पेपर 4 में भी जैसे 2016 में रोल्स का क्वेश्चन आया था, वो आसानी से सोल्व हो जाता है अगर PSIR ऑप्शनल है। पॉलिटिकल साइंस में हम जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं, इससे एथिक्स के काफ़ी मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स कवर हो जाते हैं। इवन PSIR में हम गांधी, अंबेडकर, इन सब को पढ़ते हैं। इनका काफ़ी इस्तेमाल होता है, ना सिर्फ पेपर 1 में, पेपर 4 में भी। आप ऐसे की बात कर लीजिए, 2016 में ऐसे आया था रिवर डिस्प्यूट से संबंधित, उसके बाद 2017 में नैम से संबंधित आया था। मतलब ऑलमोस्ट देखो हर साल एक ना एक जो ऐसे का टॉपिक है वो PSIR से संबंधित जरूर होता है। तो इन सब एग्जाम्पल्स के साथ हमने पहला बेनिफिट समझा PSIR ऑप्शनल लेने का, कि सिलेबस GS के साथ काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप होता है। अब दूसरे बेनिफिट्स की बात करते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है, PSIR ऑप्शनल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। किसी को सोसाइटी में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, किसी को हिस्ट्री में, किसी को साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में। लेकिन जनरली ज़्यादातर लोगों को IR मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिक्स, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है अगर इन चीज़ों में, तो आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एज ए ऑप्शनल कंसिडर कर सकते हो। क्योंकि अगर देखो इंटरेस्ट नहीं होगा ऑप्शनल में तो उसे लंबे समय तक खींचना थोड़ा मुश्किल रहता है। ऑप्शनल में इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट बेनिफिट है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। देखो पिछले कुछ सालों के रिजल्ट को अगर हम देखें तो हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स टॉप 100 में ऐसे होते हैं जिनका ऑप्शनल PSIR होता है और उनके मार्क्स 300 से ऊपर होते हैं। तो PSIR ऑप्शनल की जो परफॉर्मेंस है पिछले कुछ सालों से लगातार अच्छी रही है। नेक्स्ट, ईजी टू अंडरस्टैंड।
ऑप्शनल समझने में काफ़ी ज़्यादा आसान है। बहुत बार इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को या फिर साइंस रिलेटेड बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को ये डर लगता है कहीं ह्यूमैनिटी से संबंधित ऑप्शनल ले लिया तो पढ़ने में तो दिक्कत नहीं आएगी। देखो उनके ये कंसर्न जायज़ भी हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल आसान है पढ़ने में, और हम इस प्रकार से डिस्कस करेंगे ताकि नॉन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बिल्कुल बेसिक्स से चीज़ों को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम कुछ चैलेंजेस की बात भी कर लेते हैं। देखो जहाँ एक तरफ फ़ायदा है कि सिलेबस जीएस के साथ काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप करता है, तो दूसरी तरफ नुकसान भी है। सिलेबस पीएसआईआर का बाकी कुछ ऑप्शनल्स के अपेक्षाकृत ज़्यादा है, जैसे सोशियोलॉजी, पबएड, इनका सिलेबस रिलेटिवली छोटा है। नेक्स्ट, ऑप्शनल देखो डायनामिक है, मतलब कई सारे ऑप्शनल्स ऐसे होते हैं आपने एक बार पढ़ लिया तो लगातार आपको अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे साइंस रिलेटेड ऑप्शनल्स हैं, लेकिन ऐसा पीएसआईआर के साथ आप नहीं कर सकते। करंट अफेयर्स पर यूपीएससी फोकस करती है। पीएसआईआर ऑप्शनल में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको लगातार अपने आप को अपडेट रखने की आवश्यकता है। तो ये फैक्टर आप जरूर ध्यान में रखिएगा ऑप्शनल को चूज करते वक्त। ये पीएसआईआर ऑप्शनल का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। लास्ट में, कैन नॉट राइट लाइक जीएस पेपर्स। देखो ये बात सही है कि जीएस के साथ सिलेबस जो है वो मैच होता है, लेकिन आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल में आंसर्स जीएस जैसे नहीं लिख सकते। आपके जो आंसर्स हैं उनमें डेप्थ दिखनी चाहिए। जीएस के आंसर्स में ब्रेड्थ पे फोकस होता है, वेरियस डायमेंशंस पे ज़्यादा फोकस होता है। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल के आंसर्स में डायमेंशंस के साथ साथ डेप्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लगना चाहिए। सिर्फ फैक्ट्स को प्रोड्यूस नहीं किया गया है, एनालिसिस किया गया है अच्छे से। तो देखो ये जो चैलेंजेस हैं इनको हम अच्छे से एड्रेस करेंगे अपने कोर्स में। हमारा फोकस इस बात पे होगा कि सिलेबस जो है वो हम एक निश्चित शेड्यूल में कवर करें। ये शेड्यूल तैयार किया गया है, 8 जून से अपना कोर्स स्टार्ट होगा और प्रॉपर टाइमलाइन के साथ, प्रॉपर शेड्यूल के साथ हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे ताकि आपको भी बाकी चीज़ें मैनेज करने में आसानी हो। खास करके वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए या फिर जिनके पास टाइम कम है, वो इस शेड्यूल के हिसाब से अपनी बाकी की जो तैयारी है उसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। हम कोर्स में इस बात पर फोकस करेंगे कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न पिछले कुछ सालों में चेंज हो रहा है उसके हिसाब से चीज़ों को कवर करें। हर सैटरडे आंसर राइटिंग का डिस्कशन होगा। इसके अलावा लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो भी हुई हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो सिलेबस के किसी भी पार्ट से संबंधित हो। मतलब कोर्स पूरी तरह से अपडेटेड रहेगा। फीचर्स की बात करें, ये सब फीचर्स हैं। प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के साथ। हर सैटरडे को आंसर राइटिंग का सेशन होगा और बाकी डेली ऑलमोस्ट 40 मिनट से लेके 1 घंटे की क्लास होगी। क्लासेस की ड्यूरेशन देखो ज़्यादा भी हो सकती है और किसी किसी दिन कम भी हो सकती है। पिछले बैच में क्लासेस की ड्यूरेशन कम थी, मतलब पिछले बैच में हमारी जो क्लासेस थी वो 30 मिनट्स के आसपास थी, लेकिन इस बार क्लासेस की ड्यूरेशन 40 मिनट से लेके 1 घंटे के बीच में रहेंगी। और किसी किसी दिन लेक्चर 2 भी आ सकते हैं और किसी किसी दिन अगर टॉपिक जल्दी कवर हो जाता है तो ड्यूरेशन 30 मिनट से कम की भी हो सकती है। इसके बाद एक डाउट जो अक्सर आपका होता है कि क्या नोट्स मिलेंगे। नोट्स देखो आपको मिलेंगे, लेकिन अलग से नोट्स नहीं मिलेंगे। प्रेजेंटेशन में जिन स्लाइड्स का इस्तेमाल होगा वही स्लाइड्स आपको मिलेंगी पीडीएफ की फॉर्म में, ताकि आप बार बार उन पीडीएफ को रिवाइज कर सको और एग्ज़ाम से पहले रिवीजन के लिए उन पीडीएफ का आप इस्तेमाल कर सको। नेक्स्ट डाउट, अगर देखो ये ऑनलाइन कोर्स होगा तो डाउट्स कैसे सोल्व होंगे। इसमें एक डिस्कशन का पोर्टल होगा, वहाँ पर आप अपने डाउट्स रेज कर सकते हो। डाउट्स आपके सोल्व किए जाएंगे और आपस में भी कैंडिडेट्स जो हैं वो कंसेप्ट्स को डिस्कस कर सकते हैं। सबसे लास्ट में देखो कंसेप्ट्स को हम बिल्कुल बेसिक्स से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे
ताकि आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बने और धीरे धीरे एडवांस्ड लेवल की तरफ आगे बढ़ेंगे एग्ज़ाम में बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से। फर्दर इन्फॉर्मेशन, कोर्स कब स्टार्ट होगा और कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, ये कोर्स स्टार्ट होगा 8 जून से और कोर्स का जो शेड्यूल है ये आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर अपना जो टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पर भी पब्लिश होगा, वहाँ से भी आप इस शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हो। और कैसे कोर्स को ज्वाइन किया जा सकता है, video.onlyis.in वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो आपको इस प्रकार की तस्वीर दिखेगी। यहाँ पर आप देखोगे सबसे ऊपर जो कोर्स है ये पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड है। फीस कितनी है? फीस है 15,000 प्लस GST। फीस देखो पिछली बार जितनी ही है, पिछले साल फीस थी 13,500, लेकिन पिछले साल 4 टेस्ट नहीं थे। इस साल सिलेबस के ख़त्म होने के लास्ट में 4 टेस्ट भी कंडक्ट होंगे, तो उस लिहाज से देखें फ़ीस आलमोस्ट सेम है। इसके बाद हम बात करें एक्सेसिबिलिटी की। कोर्स को देखो आप एक्सेस कर सकते हो मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से और प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके। जैसा हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया, मंडे से फ्राइडे 40 मिनट से लेके 1 घंटे की क्लासेस होंगी। ड्यूरेशन बढ़ सकती है, घट सकती है, एक दिन में 2 भी क्लासेस हो सकती हैं सिलेबस के कवरेज के हिसाब से। सैटरडे हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, संडे आपका रिजर्व है सेल्फ रिवीजन के लिए। वैलिडिटी कब तक रहेगी इस कोर्स की? वैलिडिटी रहेगी देखो 2021 के मेंस तक। आप मान लीजिए 31 दिसंबर 2021 तक, क्योंकि अभी यूपीएससी का जो शेड्यूल है वो गड़बड़ा गया है, तो एक बड़ी लिमिट रख दी गई है कि 31 दिसंबर 2021 से पहले तो मेंस हो ही जाएगा। इसके बाद अक्सर एक डाउट रहता है कि क्या लेक्चर को कभी भी देखा जा सकता है या फिर एक निश्चित टाइम पर देखा जा सकता है। देखो, एक बार अगर लेक्चर पब्लिश हो गया तो फॉर एग्जांपल यूट्यूब पर आप कभी भी उस लेक्चर को देख सकते हो। उसी प्रकार से कोर्स में भी एक बार अगर लेक्चर डल गया तो उस लेक्चर को आप कभी भी देख सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार जब आपको देखना है। फीस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 15,000 प्लस GST। लास्ट में फिर भी देखो आपको कोई भी डाउट है तो info@onlyis.com पे आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो। मैं फिर से बोलता हूँ, info@onlyis.com पर आप आपकी कोई भी क्वेरी है उसे सेंड कर सकते हो। अब देखो, वीडियो के आखिर में पिछले बैच का एक डेमो लेक्चर अटैच्ड है ताकि आप उस लेक्चर को देख सको और आसानी से चूज़ कर सको क्या PSIR ऑप्शनल आपके लिए है तो क्या आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो। तो अब डेमो लेक्चर स्टार्ट होगा। फेमिनिज्म देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं फेमिनिज्म से। फेमिनिज्म एक मेटा आइडियोलॉजी है, जैसे लिबरलिज्म एक मेटा आइडियोलॉजी है, सोशलिज्म एक मेटा आइडियोलॉजी है, वैसे ही फेमिनिज्म एक मेटा आइडियोलॉजी है। मतलब फेमिनिज्म के अंदर भी काफ़ी सारी इंटरनल डिबेट्स हैं, काफ़ी सारे इंटरनल स्कूल्स हैं। लिबरल फेमिनिज्म, सोशल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, पोस्ट फेमिनिज्म, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो, फेमिनिज्म के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं सभी स्कूल्स का कॉमन कंसर्न है वुमन के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, वुमन के साथ जो भेदभाव होता है उसे ख़त्म करना। आपको याद होगा जब हमने प्लेटो को डिस्कस किया था तो एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, प्लेटो एज फर्स्ट फेमिनिस्ट। उस समय प्लेटो कहते हैं वुमन के पास भी अधिकार होना चाहिए गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का। प्लेटो फिलोसफर क्वीन की भी बात करते हैं। तो उस समय के हिसाब से प्लेटो के जो विचार थे काफ़ी रेडिकल थे। तो प्लेटो के काम में हम फेमिनिज्म का ओरिजिन देख सकते हैं, लेकिन मॉडर्न फेमिनिज्म का ओरिजिन हमें मिलता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय से। थिंकर है मैरी वोल्सटोनक्राफ्ट, नाम याद रख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैरी वोल्सटोनक्राफ्ट, इनकी बुक का नाम है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन। इनको मदर ऑफ फेमिनिज्म भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले वुमन के लिए आवाज़ उठाई। इन्होंने कहा जिस प्रकार की डिक्लेरेशन साइन हुई है मैन के राइट्स के लिए, उसी प्रकार की डिक्लेरेशन साइन होनी चाहिए वुमन के राइट्स के लिए भी। लेकिन
इनकी बात को रिजेक्ट कर दिया गया था, गवर्नमेंट ने इनकी बात को नहीं सुना था। इनकी जो बुक है विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, इस बुक को फर्स्ट बुक ऑफ फेमिनिज्म भी कहा जाता है। फेमिनिज्म देखो डेवलप हुआ एक सोशल मूवमेंट की तरह। फेमिनिज्म को आप 3 वेव्स में क्लासिफाई कर सकते हो, यानी फेमिनिज्म के इतिहास को हम जाने तो 3 वेव्स में हम फेमिनिज्म के इतिहास को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली वेव चली 19वीं सेंचुरी से 1960s तक। पहली वेव में हमें लिबरल और सोशलिस्ट फेमिनिज्म देखने को मिले। दूसरी वेव चली 1960s से लेके 1980s तक। दूसरी वेव में रेडिकल फेमिनिज्म देखने को मिला। तीसरी वेव चली 1980s से अभी तक, और तीसरी वेव में हमें पोस्ट फेमिनिज्म देखने को मिलता है। एक एक करके हम इन तीनों वेव्स को डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करेंगे फर्स्ट वेव की। फर्स्ट वेव में लिबरल और सोशलिस्ट फेमिनिज्म देखने को मिलते हैं। कब से कब तक चली ये वेव चली 19th सेंचुरी से लेकर 1960s तक। देखो लिबरल फेमिनिस्ट जो कि मेनली इमर्ज होके आए ब्रिटेन में, यूएसए में, इनके द्वारा डिमांड की जाती थी वुमन को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। उस समय फेमिनिस्ट को जाना जाता था सफरजेट्स के नाम से। सफरजेट मतलब वो वुमन जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करके वोट देने का अधिकार मांगती हैं। अगर लिबरल फेमिनिस्ट से संबंधित कुछ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ की हम बात करें, एमिलाइन पंखुरिस्ट और एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन, नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, एमिलाइन पंखुरिस्ट और एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन। बाद में देखो हुआ क्या, इनकी मांगों को मान लिया गया था। ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया 1918 में। शुरुआत में सिर्फ 30 साल और 30 साल से ज़्यादा की उम्र की महिलाओं को अधिकार दिया गया था, लेकिन 1928 में महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार की जो एज थी उसे 30 साल से घटा के 21 साल कर दिया गया। इवन यूएसए में भी 1919 में 19th अमेंडमेंट की सहायता से महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया। जो लिबरल फेमिनिस्ट हैं उनके द्वारा मेनली मांग की जाती है सिविल राइट्स की, पॉलिटिकल राइट्स की। तो ये हमने बात की लिबरल फेमिनिस्ट की। अब हम बात करते हैं सोशलिस्ट फेमिनिस्ट की या फिर सोशलिस्ट फेमिनिज्म की। देखो कार्ल मार्क्स ने वुमन के इशू को डील नहीं किया है, यानी कार्ल मार्क्स ने वुमन के इशू पर बोला नहीं है, लेकिन जो कार्ल मार्क्स के साथी हैं एंजल्स, उनकी बुक है ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। इन्होंने महिलाओं के एक्सप्लॉयटेशन को लिंक किया है कैपिटलिज्म के साथ। देखो हमेशा याद रखिएगा ये बात, मार्क्स से जुड़े जो लोग हैं वो हर एक चीज़ के लिए दोषी ठहराते हैं कैपिटलिज्म को। आगे भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वो सीधा सीधा हर एक चीज़ के लिए दोषी ठहरा देते हैं कि कैपिटलिज्म इसके लिए दोषी है। जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूं, महिलाओं के एक्सप्लॉयटेशन के लिए एंजल्स कहते हैं कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन दोषी है, यानी कैपिटलिज्म दोषी है। वो एंजल्स महिलाओं को कहते हैं आप कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को ज्वाइन कर लीजिए, ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश होगा, यानी सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन इस्टेब्लिश होगा, उसके बाद आप लिबरेट हो जाओगे, आपका कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा। यानी अभी आपका शोषण इसलिए हो रहा है क्योंकि कैपिटलिज्म है। एक बार आपने कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को ज्वाइन कर लिया और कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन के बजाय कम्युनिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन इस्टेब्लिश हो गया तो सर्टेनली आप लिबरेट हो जाओगे। देखो जब रशिया में रेवोल्यूशन आई तो उस समय लेनिन के जो व्यूज़ थे काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव थे महिलाओं के बारे में, और इवन ये पहली बार हुआ कि किसी देश के कैबिनेट में महिला मिनिस्टर को शामिल किया गया। उस समय लेनिन की जो कैबिनेट थी उस कैबिनेट में पहली बार वुमन को मिनिस्टर बनाया गया। फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर थी अलेक्जेंड्रा कोलंटाई। लेकिन लेनिन के बाद सत्ता आई स्टालिन के पास। स्टालिन के जो विचार थे वुमन के बारे में इतने प्रोग्रेसिव नहीं थे, यानी जो एक अच्छा प्रोग्रेसिव ट्रेंड आया था लेनिन के समय, वो प्रोग्रेसिव ट्रेंड रिवर्स हो गया। अभी फिलहाल प्रमुख सोशलिस्ट फेमिनिस्ट हैं शीला रोबोथम। नाम याद रखिएगा, मैं पूछूंगा लेक्चर के लास्ट में, नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिबरल सेकुलर्स के नाम बताइए, एमिलिन पंखुरिस्ट, एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन। ये दो नाम लिबरल फेमिनिस्ट से संबंधित हैं। और सोशल फेमिनिस्ट से संबंधित नाम कौन से हैं? शीला रोबोथम।
और फेमिनिज्म की मदर किसे माना जाता है? वोल्स्टोनक्राफ्ट को। पूरा नाम था मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट। तो इस प्रकार से हमने लिबरल फेमिनिज्म डिस्कस कर लिया और सोशल फेमिनिज्म भी डिस्कस कर लिया। लिबरल फेमिनिज्म और सोशल फेमिनिज्म में कुछ खास नहीं है। तो पहली वेव हमारी डिस्कस हो गई 19th सेंचुरी से लेके जो 1960s तक चली, लेकिन सेकंड मेन है, सेकंड वेव जो 1960s से लेके 1980s तक चली, और वो है रेडिकल फेमिनिज्म। यानी सेकंड वेव में देखने को मिलता है रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म के प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट्स हैं सिमोन डी बेवर और बेटी फ्रीडन। कुछ दूसरी रेडिकल फेमिनिस्ट हैं सुलामित फायरस्टोन, कैट मिलेट और सुसैन मोलर ओकिन। फिर से बोलता हूँ, सुलामित फायरस्टोन, कैट मिलेट, सुसैन मोलर ओकिन, ये कुछ दूसरी प्रमुख रेडिकल फेमिनिस्ट हैं। और शुरुआत में हमने कौन से डिस्कस की? सिमोन डी बेवर और बेटी फ्रीडन। बुक का नाम भी जान लीजिए। सिमोन डी बेवर की बुक का नाम है द सेकंड सेक्स। ये बुक पब्लिश हुई थी 1946 में। बताइए, द सेकंड सेक्स बुक किसकी है? सिमोन डे बोवर की। ये पब्लिश हुई थी 1946 में। उसके बाद बेटी फ्रीडन की बुक का नाम है द फेमिनिन मिस्टीक। ये पब्लिश हुई थी 1963 में। सुलामित फायरस्टोन की बुक का नाम है द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स। उसके बाद कैट मिलेट की बुक का नाम है द सेक्सुअल पॉलिटिक्स। तीसरे नंबर पे सुसैन मोलर ओकिन की बुक का नाम है जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। इन सब बुक्स के नाम आपको याद हो जाएंगे क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा हम कंसेप्ट जानेंगे। सेक्सुअल पॉलिटिक्स बुक में मेन कंसेप्ट क्या है, तो आपको आसानी से थिंकर्स के नाम याद हो जाएंगे, बुक्स के नाम याद हो जाएंगे। चिंता मत कीजिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको याद करवा दूंगा। देखो, रेडिकल फेमिनिज्म को ट्रू फेमिनिज्म भी कहा जाता है। फेमिनिज्म बाय वुमन, फेमिनिज्म फॉर वुमन। देखो, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, हमने पहली वेव में डिस्कस किया लिबरल फेमिनिज्म को और सोशल फेमिनिज्म को, और दूसरी वेव में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं रेडिकल फेमिनिज्म को। जो रेडिकल फेमिनिज्म वाले हैं वो बोलते हैं लिबरल फेमिनिज्म और सोशल फेमिनिज्म का जो फेमिनिस्ट डिस्कोर्स है उसे फेमिनिस्ट डिस्कोर्स माना ही नहीं जाता रेडिकल फेमिनिस्ट के द्वारा। रेडिकल फेमिनिस्ट बोलते हैं कि आप फेमिनिस्ट हो ही नहीं। समझ गए? फिर से बोलता हूं, रेडिकल फेमिनिस्ट लिबरल फेमिनिस्ट को और सोशल फेमिनिस्ट को फेमिनिस्ट मानते ही नहीं है। वो कहते हैं आपने जो कुछ बातें बोली हैं वो फेमिनिस्ट डिस्कोर्स वास्तव में है ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 रीजंस हैं। रेडिकल फेमिनिस्ट वाले ये बोलते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी पुरुष ने महिलाओं की कंडीशंस के बारे में ज्ञान बांटा हो। मतलब रेडिकल फेमिनिस्ट वाले सोशल फेमिनिस्ट को और लिबरल फेमिनिस्ट वालों को ये बोलते हैं कि आप अच्छे से वुमन की प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, आपको वुमन के कंडीशंस के बारे में पता ही नहीं है, आपका जो डिस्कोर्स है, आपके जो विचार हैं वो वुमन के एक्सपीरियंस के आधार पर नहीं हैं। तो ये मेनली 3 रीजंस दिए जाते हैं रेडिकल फेमिनिस्ट के द्वारा, और वो लिबरल फेमिनिस्ट और सोशल फेमिनिस्ट के फेमिनिन डिस्कोर्स को मानते ही नहीं है। वो कहते हैं आपके जो विचार हैं वो फेमिनिस्ट डिस्कोर्स में आते ही नहीं हैं, आपको ना महिलाओं के कंडीशंस के बारे में पता है, आपके जो आइडियाज़ हैं वो वुमन के एक्सपीरियंस के आधार पर नहीं है। ऐसा लगता है आपके जो आइडियाज़ हैं काइंड ऑफ पुरुषों ने ज्ञान बांटा हो महिलाओं की कंडीशंस के बारे में। मेजर देखो 4 कंसेप्ट्स हैं रेडिकल फेमिनिज्म के। पहला है कंसेप्ट ऑफ जेंडर, दूसरा है कंसेप्ट ऑफ पैट्रियार्की, तीसरा है कंसेप्ट पर्सनल इज पॉलिटिकल, चौथा है आइडिया ऑफ डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप। एक एक करके हम इन 4 कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेडिकल फेमिनिज्म का जेंडर का क्या कंसेप्ट है। देखो, सेक्स और जेंडर के बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सेक्स और जेंडर के बीच क्या डिफरेंस है। सेक्स देखो एक बायोलॉजिकल एंटिटी है, कोई लड़का पैदा होता है, कोई लड़की पैदा होती है, कोई इसमें कुछ कर नहीं सकता। मतलब अपने आप जिसका जैसा जन्म होता है, कोई अपने सेक्स को चेंज नहीं कर सकता। आप उन सब चीज़ों में मत जाइए कि आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, उन सब चीज़ों में मत जाइए, सिर्फ यहाँ पे आप फेमिनिज्म के कंसेप्ट पर फोकस कीजिए। सेक्स देखो एक नेचुरल चीज़ है, महिलाओं के द्वारा बच्चों को जन्म दिया जाएगा, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। मतलब नेचर ने ऐसा बनाया है, ये सेक्स है, ये नेचुरल है। दूसरी तरफ जेंडर जो है वो एक कल्चरल एंटिटी है।
मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे समाज में महिलाओं को बहुत सी बातें बोली जाती हैं, जैसे आपने भी सुना होगा, शर्म औरत का एक गहना है, महिलाओं को घर के अंदर रहना चाहिए। ये सारी जो बातें हैं वो सोसाइटी के द्वारा क्रिएट की गई हैं, ये नेचर ने क्रिएट नहीं की हैं। किसने बोला शर्म औरत का गहना है? किसने बोला? ये समाज ने बोला, नेचर ने नहीं बोला। इस प्रकार से देखो, बहुत सारी बातों को वुमन के साथ जोड़ दिया जाता है तो वो जेंडर है। इवन बहुत सारी बातों को मैन के साथ जोड़ दिया जाता है कि मैन मर्द है, मैन फिजिकली स्ट्रोंग है, तो वो भी काइंड ऑफ एक जेंडर है। जेंडर को चेंज किया जा सकता है, यानी महिलाओं के साथ जिन चीज़ों को अटैच किया गया है उनको चेंज भी किया जा सकता है। जैसे पहले ये बोला जाता था महिलाओं को जल्दी उम्र में शादी कर लेनी चाहिए, अदरवाइज वो अट्रैक्टिव नहीं रहती, उनकी बाद में शादी करने में दिक्कत आती है। आजकल ये परसेप्शन चेंज हो रही है, मतलब जेंडर को चेंज किया जा सकता है, सेक्स को चेंज नहीं किया जा सकता। सेक्स नेचुरल है, जेंडर को क्रिएट किया जाता है समाज के द्वारा। समाज वुमन के साथ या फिर मैन के साथ कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स को जोड़ देता है तो वो होता है जेंडर। जेंडर और सेक्स के बीच डिफरेंस को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, पिंक कॉलर जॉब्स के कंसेप्ट के बारे में आपने सुना होगा। जैसे ये बोला जाता है महिलाओं के लिए टीचर की जॉब्स अच्छी हैं, नर्स की जॉब अच्छी है, या फिर वो सारी जॉब्स अच्छी हैं जिनमें केयर की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों भाई? मैन ये जॉब क्यों नहीं कर सकता? सिर्फ वुमेन ही ये जॉब क्यों कर सकती हैं? तो वुमेन को कहा जाता है कि आप इन्हीं जॉब्स पे फोकस कीजिए, बाकी जॉब्स पे आप फोकस मत कीजिए। तो ये क्या है? ये समाज ने एक परसेप्शन जोड़ दी है वुमेन के साथ। इस चीज को चेंज किया जा सकता है। तो एसेंस यही निकलता है, सेक्स को चेंज नहीं किया जा सकता है, जेंडर को चेंज किया जा सकता है। तो जेंडर सोसाइटी कौन सी सोसाइटी होती है? देखो, वो सोसाइटी जहां पर एक सेक्स को विशेषाधिकार दिए जाते हैं दूसरे सेक्स के कंपैरिजन में, तो ऐसी सोसाइटी को कहा जाता है जेंडर्ड सोसाइटी। फॉर एग्जांपल, इंडिया की जो सोसाइटी है वो जेंडर्ड सोसाइटी है, क्योंकि इंडिया में आपको पता है मेल्स को विशेषाधिकार दिए जाते हैं, प्रिविलेजेस दी जाती हैं बहुत सारे मामलों में फीमेल की अपेक्षाकृत, और इवन ट्रांसजेंडर्स की अपेक्षाकृत। तो इंडिया की सोसाइटी जो है वो जेंडर्ड सोसाइटी है। देखो, चाहे जेंडर का कंसेप्ट हो, रेस का कंसेप्ट हो, जैसे शुरुआत में वाइट मैन कहा करते थे हमारी जो रेस है वो सुपीरियर है। इवन हिटलर ने भी इसी प्रकार का कंसेप्ट दिया था कि आर्यन रेस जो है वो प्योर है। इस प्रकार के जो कंसेप्ट हैं, होता क्या है, एक सेक्शन फायदेमंद रहता है, एडवांटेज वाली सिचुएशन में रहता है, और दूसरा जो सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज वाली सिचुएशन में आ जाता है। जैसे जेंडर्ड सोसाइटी में मेल को बहुत ज़्यादा फायदा होता है और फीमेल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये हमने बात की कंसेप्ट ऑफ जेंडर के बारे में। फेमिनिज्म, देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक कंसेप्ट को आप फेमिनिज्म में ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आता ही आता है फेमिनिज्म के मुद्दे पर। पैट्रियार्की का क्या मतलब है? आप सिंपली मुझे ये बताइए, पैट्रियार्की का क्या मतलब है? पैट्रियार्की का मतलब है, देखो, अथॉरिटी ऑफ फादर इन फैमिली। फादर को पैट्रियार्क कहा जाता है फैमिली में, लेकिन ये जो अथॉरिटी ऑफ फादर है ये कन्वर्ट हो जाती है अथॉरिटी ऑफ मेल में। यानी पैट्रियार्कल सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो मेल डोमिनेटेड है। हर एक चीज़ में मेल को प्रेफरेंस दी जाती है, डिसीजन टेकिंग पावर ज़्यादा मेल के पास होती है। और मैट्रियार्कल सोसाइटीज़ वो सोसाइटीज़ होती हैं जिनमें डोमिनेशन होता है वुमेन का, यानी फीमेल का। हम बात कर रहे हैं फिलहाल पैट्रियार्कल सोसाइटी की। रेडिकल फेमिनिस्ट का देखो ये मानना है, वुमेन की सिचुएशन तब तक चेंज नहीं हो सकती जब तक पैट्रियार्की को नहीं ख़त्म कर दिया जाता। उनका ये भी कहना है हेट्रोसेक्सुअल फैमिली, देखो सिंपली जिस फैमिली में हस्बैंड और वाइफ एक साथ रहते हैं, जब तक इस प्रकार की फैमिली रहेगी तब तक पैट्रियार्की रहेगी। अगर पैट्रियार्की को ख़त्म करना है तो हेट्रोसेक्सुअल फैमिली के कंसेप्ट को ख़त्म करना होगा, होमोसेक्सुअल फैमिलीज इस्टाब्लिश करनी होंगी। होमोसेक्सुअल मतलब मेल एक साथ रहेंगे, फीमेल एक साथ रहेंगे। इस प्रकार से होमोसेक्सुअल फैमिलीज अगर इस्टाब्लिश की जाती है तो पैट्रियार्की को ख़त्म किया जा सकता है। देखो, मार्क्स आपको याद होगा बोलते हैं सोसाइटी को समझना है तो बेसिक स्ट्रक्चर को समझो, यानी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को समझो।
लेकिन रेडिकल फेमिनिस्ट बोलते हैं भैया बेसिक स्ट्रक्चर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे पैट्रियार्की है। मार्क्स बात करते हैं डायलेक्टिक्स ऑफ क्लासेस की, लेकिन रेडिकल फेमिनिस्ट कहते हैं कि आप बात करते हो डायलेक्टिक्स ऑफ क्लासेस की, आप बात कीजिए डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स की। तो ये हमने कंसेप्ट ऑफ पैट्रियार्की को समझा। अब हम ये जानेंगे पैट्रियार्की के कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं। देखो, सबसे बुरा कंसिक्वेंस पैट्रियार्की का ये होता है वायलेंस अगेंस्ट वुमन। इतना तो वार में या फिर क्राइसिस में वायलेंस नहीं होता जितना डे टू डे बेसिस पर, यानी दिन प्रतिदिन यूजुअल डेज में महिलाओं के खिलाफ वायलेंस होता है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो या फिर दूसरी जगहों पर वायलेंस हो। बहुत ही ज़्यादा वायलेंस का सामना करना पड़ता है महिलाओं को। ये कंसिक्वेंस है पैट्रियार्कल समाज का। इवन जब युद्ध होता है, आपने देखा होगा काफ़ी बार सबसे ज़्यादा जो नुकसान उठाना पड़ता है वो महिलाओं को उठाना पड़ता है, बच्चों को उठाना पड़ता है। यहाँ पे काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं जो मेंशन करती हैं पाकिस्तान की छोटी लड़की मलाला के खिलाफ वायलेंस हुआ क्योंकि वो वुमन थी। नहीं चाहते थे वहाँ पे लोकल आतंकवादी कि महिलाएं शिक्षा प्राप्त करें, इसी वजह से उन पर अटैक हुआ। इवन इंडिया में आप निर्भया केस का एग्जांपल ले सकते हो। बहुत सारे एक्सपर्ट्स, बहुत सारे थिंकर्स ये बोलते हैं निर्भया केस हुआ और इस प्रकार के बहुत सारे केसेस होते हैं, वो सेक्सुअल डिजायर के कारण नहीं होता। ये केसेस इसलिए होते हैं वुमन को दबाने के लिए होते हैं, यानी मैन अपनी अथॉरिटी साबित करने के लिए इस प्रकार की हरकतें करता है। निर्भया केस एक एग्जाम्पल है। रेप इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ पैट्रियार्की। ऐसा देखो इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो रेपिस्ट हैं निर्भया केस में उनका इंटरव्यू लिया गया था, तो उन्होंने इसी प्रकार की बातें बोली थी कि महिलाओं को घर के अंदर रहना चाहिए, 9:30 बजे क्या कर रही हैं, 10 बजे क्या कर रही हैं। इसी वजह से बहुत से एक्सपर्ट्स के द्वारा ये बोला जाता है रेप पैट्रियार्की का एक इंस्टीट्यूशन है, रेप पैट्रियार्की का एक कंसिक्वेंस है। नाम याद रखिएगा थिंकर का, जो कहती हैं कि रेप का सेक्सुअल डिजायर से कुछ लेना देना नहीं है, रेप पैट्रियार्की के कारण होता है। ये पैट्रियार्की का एक इंस्टीट्यूशन है। सुजैन ब्राउन मिलर, इनका ये कोट है। इसके अलावा देखो क्या होता है, पैट्रियार्कल समाज में महिलाएं हमेशा डर के साए में रहती हैं। इवन देखो साउथ एशिया में क्या होता है, ऑनर किलिंग, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये सब केसेस बहुत ही ज़्यादा कॉमन हैं। मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में बहुत बार ऐसे केसेस सामने आते हैं। वुमन के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको विकृत कर दिया जाता है, म्यूटिलिएट कर दिया जाता है। आप देखो हर एक डायमेंशन में एग्जाम्पल ले सकते हो। ऑलमोस्ट पिछले 100 साल के इतिहास में 900 में से सिर्फ 25 वुमन हेड्स होंगी। ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर टाइम से, ज़्यादातर भी क्या 95% से ऊपर हमेशा मेल हेड ही होता है। आप विभिन्न देशों में वुमन की रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, पॉलिटिक्स में कितनी कम है। लैंड होल्डिंग की आप बात कर लीजिए, पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 1% से भी कम महिलाएं लैंड ओनर्स हैं। इवन देखो जब से न्यू लिबरल पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया है विभिन्न देशों ने, जो फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी का फेनोमेनन है ये भी इंक्रीज हो रहा है। फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी क्या है? देखो पूरे वर्ल्ड में महिलाओं की जो सिचुएशन है वो ज़्यादा ख़राब है अगर हम मेजर करें फाइनेंशियल पैरामीटर्स के हिसाब से एज कंपेरिजन टू मैन, यानी तुलनात्मक महिलाएं ज़्यादा गरीब हैं एज कंपेरिजन टू मैन। अगर आप डेटा उठा के देखोगे वो हाउस होल्ड्स जिसमें सिंगल वुमन हैं, यानी वुमन हैं और बच्चे हैं, वहाँ पे वो फैमिलीज ज़्यादा गरीब हैं एज कंपेरिजन टू वो फैमिलीज जिसमें सिंगल मैन हैं। तो इसे कहा जाता है फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। ये फेनोमेनन इंक्रीज हो गया है न्यू लिबरल पॉलिसीज़ के बाद। नेक्स्ट रेडिकल फेमिनिज्म की थिंकर है बेटी फ्रीडन। बेटी फ्रीडन कहती हैं, इन्होंने देखो एक स्टडी की वाइट मैरिड महिलाओं पर। वो महिलाएं जो अच्छी फैमिली से आती हैं, मतलब फाइनेंशियल उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कंफर्टेबल लाइफ व्यतीत कर रही हैं, लेकिन फिर भी बेटी फ्रीडन ने अपनी स्टडी में पाया वो महिलाएं खुश नहीं हैं। समझ रहे हो ना? बेटी फ्रीडन ने स्टडी में पाया गया कि इवन वो महिलाएं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी हैं, जो कंफर्टेबल लाइफ व्यतीत कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं हैं। प्रॉब्लम है प्रॉब्लम विदाउट नेम, मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका कोई नाम नहीं है। बेटी फ्रीडन कहती हैं इसके लिए दोषी है पैट्रियार्की। पैट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से
कंफर्टेबल लाइफ व्यतीत करते हुए भी महिलाएं खुश नहीं हैं क्योंकि वो सफ़र कर रही हैं प्रॉब्लम विदाउट नेम से, और वो है पैट्रियार्कल सोसाइटी। इस कंसेप्ट को आगे एक्सप्लेन करती हुई बेटी फ्रीडन कहती हैं, वैसे तो देखो महिलाओं को सिविल राइट्स मिल गए, पॉलिटिकल राइट्स मिल गए, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स भी मिल गए, लेकिन महिलाओं की जो प्रॉब्लम है वो मैन की प्रॉब्लम से अलग है। इन सब राइट्स के मिलने के बावजूद वुमेन का जो स्टेटस है सोसाइटी में वो अपलिफ्ट नहीं हुआ। लिबरल और सोशल फेमिनिज्म जो कुछ बोलते हैं वो वुमेन के एक्सपीरियंस के आधार पर नहीं बोलते, लेकिन रेडिकल फेमिनिज्म वुमेन के एक्सपीरियंस के आधार पर अपने आइडियाज़ को देता है। बेटी फ्रीडन की एक बुक है, बताइए, याद कीजिए, कल हमने डिस्कस किया था। बुक का नाम है फेमिनाइन मिस्टिक। इस बुक में बेटी फ्रीडन कहती हैं, देखो बहुत सारे मिथ्स महिलाओं के साथ अटैच कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बोला जाता है कि महिलाओं को जल्दी एज में शादी कर लेनी चाहिए, अदरवाइज वो अट्रैक्टिव नहीं रहती। इस प्रकार से बहुत सारे मिथ्स, जैसे एक और मिथ है बच्चों को पालना महिलाओं को अच्छा लगता है, ये सारे मिथ हैं। जब तक ये सारे मिथ महिलाओं के साथ अटैच रहेंगे तब तक महिलाओं का जो स्टेटस है सोसाइटी में वो लो रहेगा एज कंपेरिजन टू मैन, और तब तक महिलाएं जो हैं वो खुश नहीं रह सकेंगी। कितने भी कंफर्टेबल लाइफ वो व्यतीत कर रही हों, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी भी अच्छी हो, जब तक ये मिथ्स महिलाओं के साथ अटैच रहेंगे तब तक महिलाएं जो हैं प्रॉब्लम विदाउट नेम से सफ़र करती रहेंगी, यानी खुश नहीं रह सकेंगी। इसलिए बेटी फ्रीडन ये कहती हैं महिलाओं की जो प्रॉब्लम है वो अलग है और इसके लिए अलग तरह के सॉल्यूशंस की आवश्यकता है। इस चीज़ को आगे एक्सप्लेन किया जाता है बेटी फ्रीडन के द्वारा। बेटी फ्रीडन कहती हैं, जैसे देखो मिथ अटैच कर दिया जाता है महिलाओं के साथ कि उन्हें जल्दी उम्र में शादी कर लेनी चाहिए, अदरवाइज वो अट्रैक्टिव नहीं रहती। जब ऐसा होता है तो उनको अपनी एजुकेशन जल्दी छोड़नी पड़ती है, यानी उनकी एजुकेशन कम होती है, वो हायर एजुकेशन के लिए कम जाती हैं। तो एजुकेशन जब कम होती है तो उनके पास स्किल्स कम होती हैं। कम स्किल्स के साथ जब वो जॉब मार्केट में जाती हैं तो उनके वेजेस कम होते हैं, उनकी सैलरी कम होती है, यानी उनका जो स्टेटस होता है वो सबऑर्डिनेटेड होता है मैन के अपेक्षाकृत। बेटी फ्रीडन सिगमंड फ्रॉइड को भी क्रिटिसाइज करती हैं। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं महिलाओं का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मैन के लिए अट्रैक्टिव दिखना। बेटी फ्रीडन कहती हैं इस प्रकार के मिथ को परपिट्यूएट किया जाता है, इस प्रकार के मिथ्स को फैलाया जाता है, इवन देखो साइंटिफिक डिसिप्लिन के नाम पर भी। बेटी फ्रीडन वुमेन मैगजीन्स को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करती हैं। ये वुमेन मैगजीन इस प्रकार की बातें बोलती हैं कि जो करियर वुमेन हैं, यानी वो वुमेन जो जॉब करती हैं, उनकी लाइफ एबनॉर्मल रहती है, उनकी लाइफ डिफ़िकल्ट रहती है, और वो वुमेन जो घर में रहती हैं, घर का काम करती हैं, यानी जो हाउसवाइफ हैं, उनकी लाइफ आसान है। तो वुमेन मैगजीन्स को क्रिटिसाइज किया जाता है बेटी फ्रीडन के द्वारा इस प्रकार के मिथ्स फैलाने के लिए। ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भ्रांतियां हैं, और इन्हीं भ्रांतियों की वजह से वुमेन का जो स्टेटस है वो समाज में सबऑर्डिनेटेड रहता है। इस प्रकार से हमने फर्स्ट रेडिकल फेमिनिस्ट बेटी फ्रीडन के व्यूज़ के बारे में डिस्कस किया। अब हम सेकंड प्रमुख रेडिकल फेमिनिस्ट सिमोन डी बेवर के व्यूज़ के बारे में, आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इनकी एक काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, कोई महिला पैदा नहीं होती, महिला बनाई जाती है, महिला बन जाती है। इनके ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है जीन पॉल सार्त्रे का। जीन पॉल सार्त्रे के बारे में पहले हम थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद हम सिमोन डी बेवर के बारे में जानेंगे। जीन पॉल सार्त्रे, ये इनकी फेमस स्टेटमेंट है, एग्जिस्टेंस इज ए प्रायर टू एसेंस। ये कहते हैं एग्जिस्टेंस पहले है और एसेंस बाद में है। इसका मतलब देखो ये है, पहले हम एग्जिस्ट करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, उसके बाद हम लाइफ में जो बनना चाहते हैं वो बन जाते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से, फ्री विल के हिसाब से। फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इनका ये मानना है हम सब पहले एग्जिस्ट करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारे साथ कोई आइडेंटिटी अटैच नहीं है, लेकिन हम लाइफ में जैसा बनना चाहते हैं वैसा बन जाते हैं। मतलब जिस प्रकार के डिसीजन हम लेते हैं वो सब डिसीजंस, हमारी सारी एक्टिविटीज़ हमारी इमेज के साथ अटैच होती जाती हैं, और हमारे पास्ट के एक्शंस अभी हम जो कर रहे हैं उन सब चीज़ों की वजह से हमारी एक इमेज बन जाती है, यानी एसेंस बन जाती है। समझ गए क्या फ़र्क है एग्जिस्टेंस और एसेंस के बीच? इनका ये मानना है हम सब शुरुआत में सिर्फ एज ए ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लाइफ में डिसीजन लेते जाते हैं, हम
हमारी फ्री चॉइस के हिसाब से जो कुछ भी करते हैं, धीरे धीरे वो सारी चीज़ें हमारे साथ अटैच होती जाती हैं और हमारी एक इमेज बन जाती है, हमारी एक एसेंस बन जाती है। यहाँ पर आप लास्ट लाइन देखिए, लास्ट लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वी आर सम ऑफ आवर डिसीजंस और कॉन्शियस चॉइसेस। हमने लाइफ में जो भी डिसीजंस लिए हैं, जो भी हमने चॉइसेस मेक की हैं, उनसे हमारी पर्सनैलिटी बन गई है। अभी आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के जो लोग हैं, वो आपको उसी दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, ये किस टाइप का पर्सन होगा। तो ये काइंड ऑफ आपकी एसेंस है। तो इस प्रकार से हमने एसेंस का मतलब जान लिया। अब देखो, जीन पॉल सार्त्रे ये कहते हैं कि एग्जिस्टेंस पहले है और एसेंस बाद में है, यानी ये प्रायोरिटी देते हैं पर्सन को, फिजिकल एग्जिस्टेंस को। ये कहते हैं पर्सन इंपॉर्टेंट है और जो एसेंस समाज के द्वारा पर्सन को दी जाती है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, जीन पॉल सार्त्रे जो हैं वो एग्जिस्टेंशियल स्कूल से संबंध रखते हैं। जो एग्जिस्टेंशियलिज्म से संबंध रखते हैं वो थिंकर्स ये कहते हैं समाज के जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उन सबको हटा देना चाहिए। एग्जिस्टेंशियलिज्म से जुड़े थिंकर्स नहीं मानते कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को। वो कहते हैं मैन को पूरी की पूरी आज़ादी दे देनी चाहिए अपने डिसीजंस लेने की। मैन अपनी एसेंस खुद क्रिएट करे, बजाय कि वो एसेंस जो समाज के द्वारा मैन को दे दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ एग्जिस्टेंशियलिज्म से जुड़े थिंकर्स ये भी कहते हैं मैन अपने काम के लिए, अपने एक्ट्स के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जीन पॉल सार्त्रे की बुक का नाम है बीइंग एंड नथिंगनेस। ये अपनी बुक में गुड फेथ और बैड फेथ के बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, ये एग्जिस्टेंशियलिज्म स्कूल से संबंध रखते हैं। जीन पॉल सार्त्रे का कहना है कि मैन को पूरी की पूरी फ्रीडम दे देनी चाहिए, इवन फ्रीडम फ्रॉम सुपर नेचुरल पावर्स। सुपर नेचुरल पावर कौन है? गॉड। जीन पॉल सार्त्रे का ये मानना है अगर देखो कोई पर्सन भगवान में विश्वास रखता है तो वो बैड फेथ है, क्योंकि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर कोई पर्सन खुद में विश्वास रखता है तो वो गुड फेथ है। समझ गए? तो इस प्रकार से गुड फेथ और बैड फेथ में डिफरेंस क्रिएट करते हैं जीन पॉल सार्त्रे। अगर कोई भगवान में विश्वास रखता है तो वो बैड फेथ, अगर कोई खुद में विश्वास रखता है तो वो गुड फेथ। और इवन फ्रीडम फ्रॉम गॉड की बात करते हैं जीन पॉल सार्त्रे। ये अपनी बुक में ऐसा भी कहते हैं एसेंशियलिज्म का ओरिजिन है रिलीजन में। एसेंशियलिज्म का देखो सिंपल मतलब ये है कम करो लेकिन डू बेटर, डू लेस बट डू बेटर। लेकिन एसेंशियलिज्म हमारा फोकस नहीं है, इनका मेन फोकस एसेंस पर ही है। ये कहते हैं रिलीजन में क्या होता है, रिलीजन में बताया जाता है हर एक मैन की और वुमेन की एक एसेंस होती है और गॉड चाहता है मैन और वुमेन उसी एसेंस के हिसाब से काम करें। जब ऐसा होता है तो मैन या फिर वुमेन की फ्रीडम चली जाती है। लेकिन जीन पॉल सार्त्रे कहते हैं मैन को अपने हिसाब से एक्ट करना चाहिए, क्योंकि गॉड की एग्जिस्टेंस की रियलिटी का पता लगाने के कोई भी तरीका नहीं है। इसलिए मैन को सिर्फ अपने में विश्वास रखना चाहिए, अपने हिसाब से डिसीजंस लेने चाहिए। जीन पॉल सार्त्रे ये भी बोलते हैं इंडस्ट्रियल क्रिएशन ऑफ गुड्स जब होगा बड़े स्केल पर, यानी मैन और वुमेन के पास सफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ गुड्स होंगे ताकि अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, तो इससे वो इंडिपेंडेंट महसूस करेंगे। जीन पॉल सार्त्रे देखो मार्क्स से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। शुरुआत में जीन पॉल सार्त्रे एक्टिव थे कम्युनिस्ट मूवमेंट में, लेकिन बाद में वो शिफ्ट हो गए एग्जिस्टेंशियल स्कूल की तरफ। और काफ़ी बार तो जो इनका एग्जिस्टेंशियलिज्म स्कूल है उस स्कूल को मार्क्स की ही एक ब्रांच माना जाता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड है। कुछ थिंकर्स ऐसे भी हैं जो एग्जिस्टेंशियलिज्म को मार्क्सिस्ट थॉट का पार्ट नहीं मानते हैं। लेकिन हमारे लिए जीन पॉल सार्त्रे इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेकंड रेडिकल फेमिनिस्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं सिमोन डी बेवर, उन पर जीन पॉल सार्त्रे के विचारों की छाप देखने को मिलती है। जीन पॉल सार्त्रे को इसीलिए हमने डिस्कस किया, इनके विचारों को इसलिए हमने डिस्कस किया क्योंकि जीन पॉल सार्त्रे के विचारों की जो इन्फ्लुएंस है वो देखने को मिलता है सिमोन डी बेवर पे। एक्चुअल में सिमोन डी बेवर के विचार हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं।
आइए अब हम जानते हैं सिमोन डी बेवर के विचारों को। इनकी स्टेटमेंट है, कोई महिला पैदा नहीं होती, महिला बन जाती है या फिर बनाई जाती है। वन डजंट बोर्न वुमन, वन बिकम्स वुमन। इनकी बुक का नाम है द सेकंड सेक्स। बुक का नाम जरूर याद रखिएगा, सेकंड सेक्स। देखो, ये महिलाओं की प्रॉब्लम के इशू से डील करती हैं। ये कहती हैं अगर आपको महिलाओं की प्रॉब्लम्स को समझना है तो पहले आपको महिलाओं को समझना पड़ेगा। जब देखो सिमोन डी बेवर वुमन को डिफाइन करने की कोशिश करती हैं तो ये कंक्लूजन पे आती हैं कि महिला यानी वुमन एग्जिस्ट करती हैं सिर्फ प्रोविजनली, उनकी इंडिपेंडेंट कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। जब भी महिला को डिफाइन करने की बारी आती है तो रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है मैन को, और मैन के रेफरेंस पॉइंट से वुमन को डिफाइन किया जाता है। यानी इनके हिसाब से वुमन इज द अदर सेक्स या फिर सेकंड सेक्स। सिमोन डी बेवर के हिसाब से वुमन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है मैन की है। ये एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं, जैसे देखो ब्लैक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है वाइट्स की। वाइट्स ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वाइट्स ब्लैक्स के ऊपर अत्याचार करते हैं। तो आप बताइए इसमें ब्लैक्स की क्या गलती है? जो गलती है वो वाइट्स की है। उसी प्रकार से इतिहास में इतना ज़्यादा ऑपरेशन हुआ, इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ ज्यूज़ पर। आप बताइए ज्यूज़ की क्या गलती है इसमें? ज्यूज़ की कोई गलती नहीं है। ठीक उसी प्रकार से महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ, महिलाओं को जो सेकंड सेक्स समझा गया, महिलाओं के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, महिलाओं को जो वीकर सेक्स बताया गया, इसमें महिलाओं की गलती नहीं है, जो गलती है मैन की है। देखो एक कंसेप्ट है या फिर आप कह सकते हो फिलोसफी है, एटर्नल फेमिनिज्म। एटर्नल फेमिनिज्म कंसेप्ट के अनुसार हर एक सेक्स की, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, फीमेल की अलग से कोर एसेंस है, मेल की अलग से कोर एसेंस है, और इस एसेंस को चेंज नहीं किया जा सकता। यानी मैन की जो कोर एसेंस है उसको मैन से चेंज नहीं किया जा सकता, और जो फीमेल की कोर एसेंस है उसको फीमेल से अलग नहीं किया जा सकता। इस कंसेप्ट के अनुसार जो फीमेल की कोर एसेंस है वो है काइंडनेस, ब्यूटी। महिलाओं से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो दया दिखाएं, वो सुंदर दिखें। तो इस कंसेप्ट के अनुसार ये कोर एसेंस है महिलाओं की, और इस एसेंस को महिलाओं से अलग नहीं किया जा सकता। और उसी प्रकार से मैन की कोर एसेंस है स्ट्रेंथ। ये कोर एसेंस मैन की है और इसको मैन से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन इस कंसेप्ट को क्रिटिसाइज करती हैं सिमोन डी बेवर। ये कहते हैं ये एटर्नल फेमिनिज्म का जो कंसेप्ट है जानबूझ के मैन के द्वारा दिया गया है, और ऐसी क्वालिटीज़ को अटैच कर दिया गया है महिलाओं के साथ कि वो कमज़ोर दिखें, वो इन्फीरियर अपने आप को समझे, मैन की अपेक्षा करते, और वो मैन पे डिपेंडेंट रहें। ये जानबूझ के किसके द्वारा किया गया है? ये जानबूझ के मैन के द्वारा किया गया है। मैन ने बहुत सारे मिथ यानी बहुत सारी भ्रांतियाँ अटैच कर दी हैं महिलाओं के साथ। जैसे देखो भ्रांतियाँ यानी मिथ अटैच कर दिए थे जूस के साथ, मिथ अटैच कर दिए थे ब्लैक के साथ, उसी प्रकार से मिथ अटैच कर दिए गए हैं महिलाओं के साथ। ये मिथ ही रिस्पॉन्सिबल हैं आज जो लगातार अत्याचार हो रहा है महिलाओं पर वर्ल्ड के विभिन्न इलाकों में, जो एक्सप्लोटेशन हो रहा है वुमेन पर वर्ल्ड के विभिन्न इलाकों में। उन सब चीज़ों के लिए ये मिथ रिस्पॉन्सिबल हैं, ये भ्रांतियाँ रिस्पॉन्सिबल हैं जो मिथ महिलाओं के साथ अटैच कर दिया गया है मैन के द्वारा, कि वुमन जो है वो वीक सेक्स है, वुमन के पास स्ट्रेंथ नहीं होती, वुमन पीसफुल रहे, घर पर रहे, शर्म औरत का गहना होता है। ये सब मिथ्स हैं और कुछ नहीं है। सिमोन डी बेवर का ये कहना है, देखो नारीत्व यानी स्त्रीत्व जो है वो बायोलॉजी से नहीं आता है या फिर साइकोलॉजी से भी नहीं आता है, ये तो समाज की देन है, ये सिविलाइजेशन की देन है। ये सब जो डिफरेंस है मैन और वुमन के बीच, ये देखो सिचुएशंस की वजह से है। यानी मैन ने काफ़ी सारे मिथ जोड़ दिए वुमन के साथ, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई और ऐसी सिचुएशन में मैन के द्वारा एक्सप्लोटेशन स्टार्ट हो गया वुमन का। इवन देखो ना सिर्फ रिलीजन के हिसाब से महिलाओं पर एक्सप्लोटेशन किया जाता है मैन के द्वारा, क्योंकि काफ़ी सारे रिलीजन्स में महिलाओं की जो पोजीशन है वो सुपीरियर नहीं है, इन्फीरियर है मैन के अगेंस्ट में। इवन आज के समय में
साइंटिफिक डिसिप्लिन के बेसिस पर भी मैन का जो एक्सप्लॉयटेशन है, मैन का जो डोमिनेशन है वुमन के ऊपर, उसे जारी रखा जा रहा है। एसेंस समझ गए ना? पहले रिलीजन के नाम पे ऐसे होता था, लेकिन आज साइंटिफिक डिसिप्लिन्स के नाम पर भी ऐसा हो रहा है। एटर्नल फेमिनिज्म से संबंधित काफ़ी सारे मिथ्स को यानी भ्रांतियां को दूर करने का प्रयास करती हैं सिमोन डी बेवर। जैसे देखो, आपने भी ये सुना होगा, एक बात कही जाती है, मदरहुड जो है यानी मातृत्व, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है एक महिला की। सिमोन डी बेवर कहते हैं कि मैंने कई सारी महिलाओं का इंटरव्यू किया, ऐसा कुछ नहीं है कि वुमन को मदरहुड अच्छा लगता है, बल्कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो नफरत करती हैं मदरहुड से, लेकिन फिर भी मिथ अटैच कर दिया गया है महिलाओं के साथ कि उन्हें मदरहुड बहुत ही अच्छा लगता है, ये उनकी एक बेस्ट अचीवमेंट है। आगे देखो, सिमोन डी बेवर क्रिटिसाइज करती है सिगमंड फ्रॉइड को। सिगमंड फ्रॉइड को पहले भी क्रिटिसाइज किया गया था बेटी फ्रीडन के द्वारा। याद कीजिए किस बात को लेके। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि महिलाओं का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि वो मैन के लिए सुंदर दिखें, और सिमोन डी बेवर सिगमंड फ्रॉइड को इसलिए क्रिटिसाइज करती हैं क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था महिलाएं सफ़र करती हैं पेनिस एनवी से, मतलब उनके पास पेनिस नहीं है इसलिए उनको जलन होती है, जबकि मैन सफ़र करते हैं कास्ट्रेशन इफेक्ट से, मतलब मैन को हमेशा डर रहता है पेनिस खोने का। तो इन सब चीज़ों को लेके ये जो मिथ क्रिएट किए गए सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा, इसके लिए क्रिटिसाइज किया जाता है सिमोन डी बेवर के द्वारा सिगमंड फ्रॉइड को। इन्होंने कहा अगर सिर्फ इसलिए महिलाएं होके गुजरती हैं मेंस्ट्रुएशन से, प्रेगनेंसी से, लैक्टेशन से यानी बच्चों को दूध पिलाना, इसका मतलब ये नहीं कि महिलाओं को इन्फीरियर ट्रीट किया जाए। ये सारी नेचुरल प्रोसेसेस हैं जिनका सहारा लेके मैन के द्वारा बार बार वुमन को यानी महिलाओं को ये याद दिलाया जाता है कि महिलाएं जो हैं वो मैन नहीं हैं, वो अदर सेक्स हैं, यानी वो सेकंड सेक्स हैं। सेकंड सेक्स याद रखिएगा, बुक का नाम है सिमोन डी बेवर का। समझ गए? फिर से बोलता हूँ, सिमोन डी बेवर कहते हैं देखो महिलाएं कुछ प्रोसेस से होके गुजरती हैं, फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और मेंस्ट्रुएशन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महिलाओं को इन प्रोसेसेस के कारण इन्फीरियर समझा जाए, लेकिन इन सब प्रोसेसेस का सहारा लेके मैन के द्वारा महिलाओं को बार बार ये याद दिलाया जाता है कि आप वुमन हो, आप मैन नहीं हो, आप सिर्फ सेकंड सेक्स हो, आप अदर सेक्स हो। वुमन को सोसाइटी में इस प्रकार से प्रोजेक्ट किया जाता है कि वुमन पैसिव हैं, वुमन सेकेंडरी हैं, वुमन नॉन एसेंशियल हैं, गैर जरूरी हैं। याद कीजिए जीन पॉल सार्त्रे ने क्या कहा था? जीन पॉल सार्त्रे ने कहा था सोशल कस्टम्स, सोशल नॉर्म्स कुछ नहीं है, मैन की जो एग्जिस्टेंस है वो प्रायर है बजाय के एसेंस जो कि समाज के द्वारा मैन को दी जाती है। उसी प्रकार से सिमोन डी बेवर भी यही कहती हैं, ये सोशल कस्टम्स ही हैं जिन्होंने षड्यंत्र रचा है वुमन के अगेंस्ट, जिन्होंने वुमन को वुमन बनाया है। सोशल कस्टम्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि डेस्टिनी। वुमन देखो हमेशा काइंड ऑफ डिलेमा में रहती हैं, कंफ्यूजन में रहती हैं, उनकी एग्जिस्टेंस एज ए ह्यूमन के बीच और उनकी डेस्टिनी एज ए वुमन के बीच। समझ गए? फिर से बोलता हूँ, वुमन हमेशा डिलेमा में रहती हैं, उनकी एग्जिस्टेंस एज ए ह्यूमन के बीच और उनकी डेस्टिनी एज ए वुमन के बीच। एग्जिस्टेंस का कंसेप्ट किसने दिया था? जीन पॉल सार्त्रे ने, जिनके व्यूज़ को हमने डिस्कस किया। देखो जो महिलाएं अपनी एसेंस को रिजेक्ट कर देती हैं, मतलब सोसाइटी के द्वारा जो भी मिथ अटैच किए गए हैं महिलाओं के साथ, जो महिलाएं इन सब मिथ्स को रिजेक्ट कर देती हैं, फॉर एग्जांपल समाज ने मिथ अटैच किया है कि जल्दी उम्र में शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन जो महिलाएं पहले अपने करियर को इंपॉर्टेंस देती हैं, 35-40 जब भी उनका मन करे तब शादी करती हैं, तो ऐसी महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि ये जो महिलाएं हैं वो एबनॉर्मल हैं, डिफेक्टिव हैं, अनअट्रैक्टिव हैं। समझ गए? फिर से बोलता हूं, देखो वो महिलाएं जो ह्यूमैनिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं बजाय के फेमिनिटी को, ऐसी महिलाओं को एबनॉर्मल, डिफेक्टिव, अनअट्रैक्टिव कहा जाता है समाज में। समाज अपॉर्चुनिटी नहीं देता, समाज मौका नहीं देता महिलाओं को फ्री होने का। समाज महिलाओं को एक ऐसी स्टेज में रखना चाहता है कि महिलाएं आगे ना बढ़ सकें, यानी जैसा है वैसा ही चलता रहे, स्टेटस को मेंटेन रहे। लास्ट में सिमोन डी बेवर महिलाओं को कहती हैं
कि वो पैट्रियार्की के कंफर्ट से बाहर आ जाएं और सेल्फ रिलायंस को प्राप्त करें, गुड फेथ को प्राप्त करें। याद कीजिए जीन पॉल सार्त्रे क्या कहते हैं, वो कहते हैं भगवान में विश्वास करना इज बैड फेथ और खुद में विश्वास करना इज गुड फेथ। तो उसी प्रकार से सिमोन डी बेवर भी यही कहती हैं कि महिलाएं पैट्रियार्की के कंफर्ट से बाहर आएं और अपने आप में विश्वास करें, यानी गुड फेथ को अपनाएं। इसके लिए वो कहती हैं महिलाओं को घर से बाहर निकल के काम करना होगा, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना होगा, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना होगा। वो महिलाओं को कहती हैं कि आप टेक्नोलॉजी की हेल्प से मैन के ऊपर आपकी जो डिपेंडेंस है उसे ख़त्म कर सकती हो। तो ये हमने व्यू डिस्कस किए सिमोन डी बेवर के। इसी के साथ हमारी जो सेकंड वेव है वो ख़त्म हो गई है। तो इस प्रकार से फेमिनिज्म के आधे टॉपिक को आपने समझा डेमो लेक्चर के माध्यम से। अब आप आसानी से डिसाइड करने में सिचुएशन में हो कि आपको ये ऑप्शनल लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।